हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी PW, जहां पर आज BNS की सीरीज में हम डील करने जा रहे हैं बेटा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम डील करेंगे डेफिनेशंस। कौन कौन सी डेफिनेशंस है, क्या क्या हमारे लिए सेगमेंट इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ साथ हम प्रिलिमिनरी का एक और सेक्शन डील करेंगे एंड दैट इज द सेक्शन नंबर 3। अब सेक्शन नंबर 3 में हमें कुछ पनिशमेंट्स के साथ साथ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो हमें डील करने, जो हमारे BNS से कनेक्टेड है। अब डेफिनेशंस की बात करूं तो थ्रू आउट ऑल दीज डेफिनेशन, थ्रू आउट द BNS, व्हेनेवर यू विल बी स्टडीइंग BNS, तो सारी के सारी डेफिनेशंस हमें बहुत अच्छे से याद रखनी पड़ेगी। रीजन बीइंग कि ये सारी की सारी डेफिनेशंस BNS पर एज इट इज लागू होती है। तो वन बाय वन लेट्स डिस्कस ऑल द डेफिनेशंस विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि आज का सेशन जो है हमारा काफी लंबा रहने वाला है। तो सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 2 के बाद या तो इसी सेशन में या फिर हो सकता है पनिशमेंट वाले सेशन में हम लेक्चर नंबर 3 डील कर लेंगे। लेट्स सी कि इस सेगमेंट में हम डेफिनेशंस कितनी कंप्लीट कर पाते हैं। एक एक डेफिनेशन के दौरान आपको यह ध्यान रखना है कि इसका जो क्लॉज है वो कौन सा। रिमेंबर दिस थिंग, दीज आर क्लॉजेस, क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3। क्यों? क्योंकि यहां पे आपके पास एक सब हेडिंग है, एक मेन लाइन है। तो फर्स्ट कहता है एक्ट क्या होता है। What is an act? क्या होता है act? It says it denotes act as well as a series of act as a single act. चाहे एक एक्ट हो या सीरीज ऑफ एक्ट हो, वो सिंगल एक्ट ही मानेंगे हम। चाहे किसी को एक चाटा मारा या 50 चाटे मारे, वो सिंगल एक्ट की कैटेगरी में ही आएगा। सेकेंड इज व्हाट इज एन एनिमल। अच्छा, एक्ट के साथ आपको ओमिशन भी ध्यान रखना होगा। ओमिशन में भी लगभग आपको सेम डेफिनेशन दे रखी होगी। अब इन्होंने अल्फाबेटिकल वाइज जो है वो सेशंस या मैं कहूं तो डेफिनेशंस दे दी हैं, जिसमें सेकंड आता है व्हाट इज एन एनिमल। क्या होता है एनिमल, क्या होता है। तो जैसे इन्होंने ह्यूमंस में डिफाइन कर रखा था ऑल लिविंग क्रिएचर्स एक्सेप्ट एनिमल्स, इसमें बोल रखा है एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन ह्यूमन बीइंग। भाई आप जानवर जो है, मनुष्य को मत मान लेना, वो अलग बात है कि मनुष्य की प्रवृत्ति अब जानवर के भांति हो रही है, पर ठीक है। तो इन्होंने बोला है जो लिविंग क्रिएचर होता है वो किस में आता है, वो एनिमल में आता है। आपके ह्यूमन बींग्स को छोड़ के सब जानवर हैं। ओके, चाइल्ड क्या होता है। दिस इज अ न्यू डेफिनेशन, प्लीज नोट डाउन, दिस इज अ न्यू डेफिनेशन विच इज एडेड इन योर BNS। पहले नहीं हुआ करती थी। चाइल्ड का सिंपल मतलब है अ पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स। ऑल दो स्टूडेंट्स जिनके सिलेबस में ऐसे सब्जेक्ट्स आ रहे हैं जो कि स्पेसिफिकली चाइल्ड से डील करते हैं, या फिर उसमें किसी भी सूरत में चाइल्ड की डेफिनेशन दे रखी है, तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि वहां पे ये पर्टिकुलर डेफिनेशन जो है उसमें एज क्या दे रखी है। तो हर जगह आपको 18 ईयर्स ही दे रखा है, 18 ईयर्स से बिलो कोई भी। जैसे कि JJ एक्ट में अगर आप देखोगे बेटा, तो JJ एक्ट में 2 डेफिनेशन दे रखी है, एक आपको चाइल्ड की दे रखी है, एक आपको जुवेनाइल की दे रखी है। जब हम JJ एक्ट कवर करेंगे ना, तो हम उसमें चेकआउट करेंगे कि आखिर चाइल्ड और जुवेनाइल में फर्क क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड एंड अ जुवेनाइल। ठीक है जी। नेक्स्ट, काउंटरफिएट क्या होता है। सबसेक्शन 4 बोलता है काउंटरफिएट क्या होता है। काउंटरफिएट मतलब हम कुछ तो भी नकली बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, कुछ तो भी नकली बना रहे हैं। इट सेज अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिएट। हम कहेंगे कि एक पर्सन ने काउंटरफिएट किया है कब, जब तीनों में से कोई एक चीज हो। अब बहुत अच्छे से नोट करना, यहां पे वर्ड इंटेंशन भी है, यहां पे वर्ड नॉलेज भी है, यहां पे वर्ड नॉलेज भी है और यहां पे वर्ड इंटेंशन भी है। तो उन्होंने बोला अ पर्सन इज सेट टू काउंटरफिएट हु कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग। जो एक चीज को दूसरे चीज की जगह प्रतिस्थापित करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम काउंटरफिएट कहते हैं। अगर मैं एक पर्टिकुलर नोट बनाऊं जो कि आपको हूबहू वैसा लगे, एग्जैक्ट रिजेंबलेंस, एग्जैक्ट इमिटेशन, इमिटेशन नॉट नेसेसरी एग्जैक्ट होना चाहिए, ये आप एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ेंगे। ये देखिए, ये एक्सप्लेनेशन नॉट एसेंशियल एज इट इज हो, लेकिन अगर हमको इतना विश्वास दिला दे कि हाँ ये तो असली नोट है, दिस इज काउंटरफिएट। Who causes one thing to resemble another thing, एक चीज को दूसरे चीज को रिजेंबल करवा रहा है। सेकेंड, इंटेंटिंग बाय मीन्स, इंटेंशन रख रहा है कि जो मीन्स वो इंप्लॉय कर रहा है बाय द मीन्स दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। मैं जिन मीन्स से रिजेंबलेंस कर रही हूं उससे मुझे पता है, या मैं इंटेंशन रखती हूं कि डिसेप्शन हो जाएगा, या फिर मुझे नॉलेज है कि वो मीन्स यूज करने से डिसेप्शन विल बी प्रैक्टिस्ड, knowing it to be likely that deception will thereby be practiced। deception हो सकता है ऐसी चीज से, बराबर। नेक्स्ट, explanation। it is not essential to counterfeit
दैट इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। ये कोई नेसेसरी नहीं है कि आपका जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, मतलब हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो जाए तो भी चलेगा। एक्सप्लेनेशन नंबर 2 ने बोला है कि व्हेन वी वुड से कि एक पर्सन को नॉलेज है या इंटेंशन है कोई रिजेंबलेंस की, तो उन्हें बोला व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग एंड जब रिजेंबलेंस ऐसा है दैट द पर्सन माइट बी डिसीव्ड देन इट शैल बी प्रिज्यूम्ड। दैट मीन्स एक प्रिजम्पशन दे रखी है, और प्रिजम्पशन कैसी है? प्रिजम्पशन है शैल प्रिज्यूम। प्रिजम्पशन दे रखी है और प्रिजम्पशन किसकी है? शैल प्रिज्यूम। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड until the contrary is proved that person so causing the one thing to resemble the another thing intended। जब एक पर्सन ने दूसरी चीज को रिजेंबलेंस कर दिया और रिजेंबलेंस ऐसा है जिससे डिसेप्शन हो सकता है, तो हम ये प्रिज्यूम करेंगे कि ब्रदर आपका इंटेंशन था किस चीज का? रिजेंबलेंस करवाने का। आपका इंटेंशन था उस पर्सन को डिसीव करने का, आपका इंटेंशन था टू काउंटरफिएट, intended by the means of that resemblance to practice deception, or he knew it to be likely that deception would be practiced। ये है आपका फर्स्ट नहीं, आई मीन टू से सबसेक्शन, नॉट सबसेक्शन, क्लॉज 4, जो कि आपको काउंटरफिएट की डेफिनेशन बोलता है कोर्ट क्या होता है? जनरली हम लोगों के हिसाब से कोर्ट वो बिल्डिंग होती है, बट नहीं, उससे भी बढ़कर चीजें जो है वो आपके एक कोर्ट की डेफिनेशन में आता है, जो कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसमें जज साहब आएंगे, अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन। ध्यान रखना वर्ड अलोन सुनो अच्छे से, अलोन। व्हाई वर्ड अलोन? क्योंकि आगे एज अ बॉडी वर्ड भी आ रहा है। वो जज, वो पर्टिकुलर जज जो एम्पावर्ड है लॉ के द्वारा टू एक्ट जुडिशियली, जुडिशियली मींस जुडिशियल पावर्स को यूज करने के लिए एम्पावर्ड है, लॉ ने उनको प्राधिकृत किया, ऑथराइज्ड है। या फिर बॉडी ऑफ जजेस भी आता है, वी कैन से समवेयर कलेक्टिव जजेस, बेंचेस, बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी। यहां पे हम बोल रहे हैं एज अलोन एक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है, यहां पे हम बोल रहे हैं एज अ बॉडी जो एम्पावर्ड है जज जुडिशियली एक्ट करने के लिए। when such judge or body of judges is acting judicially। जाहिर सी बात है जज साहब जज तभी हैं जब वो जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं, अगर वो जुडिशियल एक्ट नहीं कर रहे, he is not a judge। He might be a judge, but he will not fall in the definitions of court। Remember this thing, I'm correcting my statement। When a judge is acting judicially, only then he will be called as a part of a court। Next बोलता है डेथ क्या होता है? 6th में बोला डेथ means the death of a human being unless the contrary intention appears from it। लाइफ भी पढ़ेंगे, लाइफ में भी ह्यूमन बीइंग की लाइफ बोल रहा है, डेथ में भी बोलता है कि ह्यूमन बीइंग की डेथ है, मृत्यु भी ह्यूमन बीइंग की, लाइफ भी, जीवन भी ह्यूमन बीइंग का। ओके, डिसऑनेस्टली ये ऐसा पर्टिकुलर बेटा क्या है ये? क्या ये कोई एलिमेंट है क्राइम का? यस ऑब्वियसली। कौन सा एलिमेंट है? मेंजेरिया। ये मेंजेरिया ही तो है, ये गिल्टी इंटेंशन ही तो है। और डिसऑनेस्ट का मेजरली आपको इंटेंशन दिखता कहां है? डिसऑनेस्ट इंटेंशन आपको दिखता कहां है? थेफ्ट में, एक्सटॉर्शन में। ये प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंसेस में बहुत ज्यादा दिखने वाला है। मींस डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन्स टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। एक पर्सन को रॉन्गफुल गेन्स करवाना एंड दूसरे पर्सन को रॉन्गफुल लॉस कराना, ये क्या होता है? ये डिसऑनेस्टली की कैटेगरी में आता है। 8th इज डॉक्यूमेंट। क्या होता है एक डॉक्यूमेंट? तो डॉक्यूमेंट के मामले में इन्होंने बोला मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड, या तो एक्सप्रेस्ड है या डिस्क्राइब्ड है। एनी डॉक्यूमेंट, इट मीन्स एनी डॉक्यूमेंट विच इज आइदर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस के ऊपर या तो एक्सप्रेस किया, डिस्क्राइब किया। डिस्क्राइब किया मतलब लिख दिया, एक्सप्रेस किया मतलब किसी भी तरीके से मैंने खुद की फीलिंग्स को वहां पे पुट अप किया है। बाय व्हाट मीन्स? लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स। लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, या तो ये और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स। दोज मीन्स ये वाले मीन्स, या तो ये अकेले अकेले या इनके एक से ज्यादा हो सकते हैं। दैट मीन्स लेटर्स प्लस फिगर्स हो सकता है, या फिगर्स प्लस मार्क्स हो सकता है, या मार्क्स प्लस लेटर्स हो सकता है, या लेटर्स प्लस फिगर्स प्लस मार्क्स भी हो सकता है। एंड इंक्लूड्स, दिस इज द न्यू पार्ट विच हैज बीन एडेड, इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। पहले ये नहीं हुआ करता था। इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड जो इसमें वर्ड ऐड किया गया, ये अब ऐड किया गया है, ये भी आपके डॉक्यूमेंट में आएगा। इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर।
हमारा इंटेंशन ये था कि हमने वो डॉक्यूमेंट बनाया इसलिए ताकि हम उसको एज अ एविडेंस यूज कर सकें, या फिर जो कि एज अ एविडेंस यूज किया जा सकता है, नॉट नेसेसरी मैंने इसी इंटेंशन से एक डॉक्यूमेंट बनाया कि वो हमेशा एज अ एविडेंस यूज होगा. नो, आई माइट हैव मेड डॉक्यूमेंट विद एनी इंटेंशन बट विच इज केपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड, which may be used as an evidence. वो रिकॉर्ड है कि हमने क्या किया है, हमने क्या बातचीत की, हम दोनों के बीच क्या चीजों के ऊपर हम तय हुए हैं, किस चीजों के ऊपर हम दोनों ने एग्री किया है, वो भी किस में आएगा, डॉक्यूमेंट में आएगा. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन एंड सेकेंड एक्सप्लेनेशन. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, इट इज इमटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस. कोई फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से मीन से, किन सब्सटेंसेस से डॉक्यूमेंट को लिखा है या किसके ऊपर आपने डॉक्यूमेंट को लिखा है. रंगोली से लिख दिया, पोस्टर कलर्स से लिख दिया, ब्लू पेन से लिख दिया, स्केच पेन से लिख दिया, खून से लिख दिया, किसी भी मटेरियल से. सॉरी, इट इज इमटेरियल व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस. किस सब्सटेंस के ऊपर लिखा, कागज के ऊपर लिखा, पत्रे के ऊपर लिखा, पत्थर के ऊपर लिखा, हाथ के ऊपर लिखा किसके ऊपर, बट इट शुड बी ऑफ सच अ नेचर कि वो एविडेंस के तौर पे यूज हो सकता है. अगर मिट गया तो काय का एविडेंस, समझ रहे हो. Letters, figures, marks are formed or whether the evidence is intended for or may be used or in court or not. ये कोई जरूरी नहीं है कि आप हमेशा से उसको कोर्ट में ही यूज करना चाहते थे. Okay, that is your explanation number 1. Explanation number 2. Whatever is expressed by means of letters, marks, figures as explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by letters, figures, marks. कहना चाहता है कि अगर कोई भी letters, figures, marks से अगर mercantile या अदर यूजेज में एक्सप्लेन कर रखा है एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल और अदर यूजेज, तो वो भी किस में आएगा, वो भी आपकी डॉक्यूमेंट की ही कैटेगरी में आने वाला है. ऑल्दो द सेम मे नॉट बी एक्चुअली एक्सप्रेस. ये जरूरी नहीं कि उसमें एक्सप्रेस हो, क्योंकि बेटा मर्केंटाइल और यूजेजेस और कस्टम्स के अकॉर्डिंग आप बहुत सारे ऐसे मार्क्स लगा सकते हो जो कि आपके गुड्स को, सर्विसेज को हेल्प करे रिकॉग्नाइज करने में, तो वो भी इनके अकॉर्डिंग, सेकंड एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग किस में आएगा, डॉक्यूमेंट में आएगा. अब इन्होंने काफी सारे इलस्ट्रेशन दे रखे हैं कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या आएगा. मेरा निवेदन आप सभी स्टूडेंट से ये है कि ना सिर्फ ये वाले डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशन बट डीएसए के जो डॉक्यूमेंट के इलस्ट्रेशन है आप वो भी याद रखें. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, व्हाट इज फ्रॉडेंटली. फ्रॉडेंटली का मीनिंग क्या है. एज अ वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट कि हम किसी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा यहाँ पे इंटेंशन है कि हम किसी को डिफ्रॉड करें, किसी के साथ कपट करें. मीन्स डूइंग एनीथिंग विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज. नॉट अदरवाइज मतलब इसके अलावा और कोई इंटेंशन नहीं, कोई फायदा करना है और किसी को सरप्राइज करना है. नो 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 नो, ओनली वन इंटेंशन, दैट इज टू डिफ्रॉड, कपट करना. और फ्रॉड करने का मतलब क्या होता है. फ्रॉड यू कैन कनेक्ट विद योर सेक्शन नंबर 17 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. ठीक है. नेक्स्ट इज जेंडर. जेंडर में कौन आता है. इन्होंने बोला द प्रोनाउन ही एंड हिज डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स मींस हिज are used by any person whether male, female or transgender. बोल रहे बेटा चाहे वर्ड अगर हमने ही यूज कर दिया और अगर इसके डेरिवेटिव्स कहीं पर भी यूज हुए, वो मेल में भी आएगा, फीमेल में भी आएगा, ट्रांसजेंडर में भी आएगा. तो फिर मैम ऑफेंस ऑफ रेप में वर्ड ही यूज होता है, फिर वहां हम क्यों समझे मैन के लिए यूज होता है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसली बोला, क्योंकि उन्होंने एक्सप्रेसली वहां जब मेंशन कर रखा है द वर्ड मैन, तो उस केस में जब ही यूज हो रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैन के लिए यूज हो रहा है. रिमेंबर दिस थिंग. द प्रोनाउन ही एंड हिज डेरिवेटिव्स अगर यूज किए गए हैं आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन, तो वहां मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर आएगा. पहले ये ट्रांसजेंडर वर्ड नहीं हुआ करता था बेटा, अब ये ट्रांसजेंडर वर्ड भी आ चुका है. लेकिन जहां पे ऑफेंस में एक्सप्रेसली मेंशन किया, देखो इन्होंने क्या बोला, ही एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन. जब एनी पर्सन के साथ हम ही या उसके डेरिवेटिव्स यूज करें तो मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर सब आएगा. लेकिन जब एनी पर्सन के साथ यूज नहीं किया है, मैं वर्ड ही को मैन के साथ यूज कर रही हूं, तो मैं कैसे बोलूं कि उसमें फीमेल और ट्रांसजेंडर आएगा, नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव यूज्ड दैट वर्ड ही विद मैन. तो सेक्सुअल ऑफेंसेस के मामले में इट इज ओनली एंड ओनली मैन जब भी आप वर्ड ही यूज कर रहे हैं. एक्सप्लेनेशन, इन्होंने बोला ट्रांसजेंडर क्या होता है. ट्रांसजेंडर कुछ नहीं, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज के ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में जो दे रखा है वही मीनिंग होता है. तो आप सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि आपको ये पर्टिकुलर वर्ड ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 भी अच्छे से याद होना चाहिए. एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है. ओके. ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019. गुड फेथ. व्हाट इज मेंट बाय गुड फेथ. गुड फेथ क्या होता है. नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ व्हिच इज डन और बिलीव्ड विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन.
मैं इसको उल्टा भी तो लिख सकते हैं ना, दिस इज अ नेगेटिव डेफिनेशन। इन्होंने बोला कोई भी चीज हम बोलेंगे कि गुड फेथ में नहीं आएगी अगर आपने ड्यू केयर या फिर अटेंशन के साथ नहीं किया। वर्ड ध्यान रखना, कॉशन यूज नहीं करना है। मेरी हैबिट है वर्ड कॉशन यूज करने की, बट दैट इज एन अटेंशन। ओके, ड्यू केयर एंड अटेंशन। देखो टीचर्स जब गलती करता है ना तो वो अपने बच्चे को हमेशा ये कहेगा कि बेटा जो हम गलतियां करते हैं वो आप ना करें, जो हम गलतियां करते हैं वो एटलीस्ट हम अपनी गलती एडमिट करें कि हाँ हम ऐसा गलती करते हैं। मैं क्यों बोलूं कि हमेशा मैं सही होती हूं जब मैं नहीं हूं। मानवीय त्रुटियां सबसे होती है, मानवीय त्रुटि छोड़ो, आप टेक्नोलॉजिकल एरर सबसे हो सकती है। तो इंसान तो बेटा गलतियों का पुतला है। तो वी एज ए टीचर जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करते हैं कि आपको सही दिशा दिखाएं, उतना ये भी जिम्मेदारी होल्ड करते हैं कि हमने कुछ गलतियां की तो आपको एडमिट करें और बताएं कि क्या क्या संभावित गलतियां हम करते हैं या हमने की होगी या आपके और अलग क्लासमेट्स करते हैं। तो ड्यू केयर और कॉशन मेरे बोलने की आदत हो चुकी थी, अब ठीक किया है, ड्यू कॉशन एंड अटेंशन। ठीक है, तो ड्यू केयर एंड अटेंशन जहां नहीं दिखाया वो चीज गुड फेथ में हम बोलेंगे नहीं। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट करके बोल दूं कि एनीथिंग विच इज डन विद ड्यू केयर एंड अटेंशन वो गुड फेथ में आ जाएगी। यस, मूविंग अहेड। 12th, गवर्नमेंट क्या होता है? मीन्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत ही प्यारा सेक्शन है। गवर्नमेंट में क्या सोचना है? सरकार कौन है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार। ठीक है, हार्बर क्या होता है? हार्बर, बहुत अच्छे से डेफिनेशन ध्यान रखना क्योंकि जनरली स्टूडेंट्स हार्बर की डेफिनेशन स्किप कर देते हैं। हार्बर वर्ड आगे आप इतनी जगह पढ़ने वाले हो, इतनी जगह आपको ये पर्टिकुलर वर्ड सुनने को मिलने वाला है। तो बोलता है हार्बर इंक्लूड्स सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ, आर्म, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वेंस। देखो क्या क्या इंक्लूडेड है। इट मीन्स फर्स्ट अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स। अगर किसी को भी आप फूड, मनी, ड्रिंक, क्लॉथ, आर्म्स, एम्यूनिशन देते हो, या फिर सेकंड अ मीन्स ऑफ कन्वेंस, इधर से उधर जाना, गाड़ी ले जा, घोड़ा ले जा, कन्वेंस। या फिर सेकंड असिस्ट किया, हेल्प किया अ पर्सन बाय एनी मीन्स। सुन भाई, यहां से रणथंबोर एक्सप्रेस में बैठ जा, दिल्ली चले जा, दिल्ली से हावड़ा में बैठ जाना, ये क्या? ये असिस्टिंग है, हेल्पिंग आउट दैट पर्सन, गिविंग सम इंफॉर्मेशन, whether of same kind as those enumerated in this clause or not, to evade apprehension। तो वो असिस्ट क्यों कर रहा है? he is assisting because वो चाहता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन वहां से क्या हो जाए? इवेड कर ले। इवेड फ्रॉम एप्रीहेंशन मीन्स अपनी अरेस्ट को वो इवेड कर ले, उससे एक्सक्यूज कर ले, उसको अवॉइड कर पाए। एप्रीहेंशन मीन्स उसके पीछे पुलिस भाग रही है और वो भागा 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 कहीं जा रहा है, आप उसको कंसील कर लो, अपने पास रख लो। ये सारी की सारी चीजें हार्बर में आती हैं। इंजरी एज वी हैव ऑलरेडी रेड, और मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बोला था कि मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना बेटा व्हाट इज मेंट बाय इंजरी। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इंजरी में आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, दैट इज इलीगल। मैक्सिमम स्टूडेंट्स एग्जाम में लिख के आते हैं हार्म विच इज कॉज्ड इन माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन। ठीक है, लिखा है, बट व्हाट इज द मेजर कीवर्ड? इलीगल। इट इज अगेंस्ट लॉ। हार्म तो मुझे कैसा भी हो सकता है ना मेरी प्रॉपर्टी में। बेटा जेडी गाड़ी उठा के ले जाए या जेडी आपका जो पर्टिकुलर अतिक्रमण है उसको हटा दे, हुआ तो है ना हार्म, मुझे तो मॉनेटरी लॉस हुआ है, बट इज इट इलीगल? नो, इट इज नॉट इलीगल, इट इज लीगल अगर मैंने अतिक्रमण किया है तो। समझ रहे हो? तो इलीगल वर्ड इज वेरी नेसेसरी। इलीगल, एनी हार्म विच इज कॉज्ड इलीगल टू एनी पर्सन, और वो कहां पे होगा? माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी, रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन के मामले में मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑफेंस होता है, दैट इज एन ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन, मानहानि का अपराध। ओके, व्हाट इज इलीगल और लीगली बाउंड टू डू? अभी हमने क्लॉज 14 में बोला है कि इलीगल क्या होता है, उसका जिक्र हमने किया, इलीगल क्या होता है। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यहां पे इलीगल है क्या एंड लीगली बाउंड टू डू क्या है। दैट इज विधि के विरुद्ध कब बोलेंगे कोई पर्टिकुलर एक्ट किया है। इलीगल इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग। ध्यान रखना, तीन चीजें हैं विच इज एन ऑफेंस। फर्स्ट, विच इज एन ऑफेंस। नाउ आई विल ड्रॉ अ वेन डायग्राम। ठीक है, कि हर चीज इलीगल है या हर ऑफेंस इलीगल है, या वाइस वर्सा है, या एग्जैक्टली क्या, किसका स्कोप बड़ा है, ये चीजें अभी हमको यहां देखनी है। सो फर्स्ट इज एप्लीकेबल टू एवरीथिंग विच इज एन ऑफेंस। ये एप्लीकेबल है हर उस चीज पे जो कि ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। या फिर सेकेंड, विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, या फिर जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। एंड थर्ड, विच फर्निशेस अ ग्राउंड फॉर सिविल एक्शन, या फिर जो सिविल एक्शन का बेटा ग्राउंड फर्निश करता है आपको। ये सब किस में आएगा? ये सब आएगा हमारे इलीगल की डेफिनेशन में। तो पहला मैं बोलूंगी बेटा ऑफेंस लिखा इन्होंने,
दूसरा इन्होंने बोला कि जो कि प्रोहिबिटेड है, निषेध है, एंड तीसरा इन्होंने बोला जो हमारा सिविल एक्शन का ग्राउंड सर्व करता है। तो कैन आई कंक्लूड दैट इलीगल का एम्बिट बड़ा है, दिस इज इलीगल और उसमें एक ऑफेंस का कैटेगरी है। सो आई कैन से every offense is an illegal act, but every illegal act is not an offense, क्योंकि उसमें prohibited by law भी आ रहा है, उसमें civil action का ground serve करने वाली भी act आ रही है। So every illegal act is not an offense, but every offense is an illegal act। ठीक है, this we can conclude। और कब बोलेंगे एक पर्सन बेटा लीगली बाउंड टू डू है? अगर मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूं एंड आपने मुझे बोला कि मैम बीएनएस पढ़ाओ, तो हम लीगली बाउंड टू डू ना। सो वट एवर इट इज इलीगल टू ओमिट हिम, अगर मैं नहीं पढ़ाऊं, ओमिशन करूं, तो मेरा ओमिशन करना इलीगल है, तो वो आ जाएगा मेरा लीगली बाउंड टू डू में। अगर मेरा कोई एक्ट नहीं करना मेरे अगेंस्ट इलीगल है, मेरे अगेंस्ट आपको ऑफेंस का ग्राउंड देता है, मेरे अगेंस्ट सिविल एक्शन का ग्राउंड देता है, तो कहेंगे कि मैं एक ऐसे एम्बिट में हूं या एक ऐसे एक्ट में बंधी हुई हूं वेयर आई वाज लीगली बाउंड टू परफॉर्म दैट एक्ट और लीगली बाउंड टू डू दैट एक्ट। ठीक है जी। जज की डेफिनेशन में काफी सारी चीजें देखिए। जज, अभी कोर्ट पढ़ा था ना, कोर्ट के अंदर जज साहब आ रहे थे। जज हु वाज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एंड अ बॉडी ऑफ जजेस हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली एज अ बॉडी व्हेन सच जज और व्हेन द बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग एज जुडिशियली, जब वो अपना जुडिशियल एक्ट कर रहे हैं। तो अब इस केस में जज कौन हुआ मैम? वही पर्सन है जिसको एज अ जज डेजिग्नेट किया गया है। जब आप लोग बेटा इंटरव्यू कॉल के बाद जब अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे, गवर्नर जब आपको पत्र देंगे, आपका नियुक्ति पत्र साइन होकर आएगा, आप जजेस बन जाएंगे। सो व्हाट इज दैट? दैट इज एन ऑफिशियल डेजिग्नेशन गिवन टू यू। क्या सिर्फ वही लोग जज में आएंगे? ना बेटा, बहुत सारी चीजें, ये दो चीजें और है। हर वो पर्सन जो कि एम्पावर्ड है लॉ के थ्रू एक लीगल प्रोसीडिंग में सिविल या क्रिमिनल जजमेंट देने के लिए, वो भी जज होगा। पहला देखो, हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज जज एंड इट इंक्लूड्स, सो अगर मैं सरल भाषा में बोलूं तो 3 कैटेगरीज है जो कि आपके इस सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन, नॉट सबसेक्शन, क्लॉज 16 में फॉल करती है। और क्लॉज 16 में सब क्लॉज 2 हैं, 2 सब क्लॉजेज है, तो टोटल मिला के 3 पॉइंटर्स है जो कि आपके एक जज की डेफिनेशन में आता है। हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू गिव in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which if not appeal against, अगर उसके अगेंस्ट अपील नहीं लाई गई, would be definitive। वो क्या होगा? वो definitive होगा। और a judgment which if confirmed by some other authority would be definitive। बहुत अच्छे से सुनो, बोल रहा है हर वो पर्सन जज की कैटेगरी में आएगा जिसको कि लीगल प्रोसीडिंग में क्रिमिनल या सिविल डेफिनेटिव जजमेंट देने के लिए एम्पावर किया गया है। और एक ऐसा जजमेंट भी होगा जो मान लो अगर अपील किया गया तो वो डेफिनेटिव होगा, मतलब अपील में उसका एक डेफिनेटिव रिजल्ट दे दिया गया है। या फिर और अ जजमेंट विच इफ कंफर्म बाय सम अदर अथॉरिटी वुड बी अ डेफिनेटिव। या फिर एक ऐसा जजमेंट एक ऐसे पर्सन के द्वारा दिया गया है जिसको कि अगर हम किसी और अथॉरिटी के पास लेके गए तो उस अथॉरिटी ने कंफर्म कर दिया। अब वो कंफर्म कर दिया तो जजमेंट क्या हो गया? डेफिनेटिव। डेफिनेटिव मींस फाइनल, तो पर्सन जज होगा। सेकंड बोलता है who is one of the body or persons, which body of persons is empowered by law to give such a judgment? You remember body of judges की बात की थी। Who is one of the body or a person, which body of person is empowered by law to give a judgment? जो body of persons judgment देने के लिए allowed है, उस body of persons का एक person भी जज की कैटेगरी में आएगा। फिर उन्होंने इलस्ट्रेशन दे रखा है, लाइफ मीन्स व्हाट? तो क्लॉज 17 बोलता है लाइफ का मतलब कुछ नहीं मैम, ह्यूमन बीइंग की लाइफ है। जैसे आपने डेप्थ पढ़ा था क्लॉज 5 में, वैसे के वैसे यहां बोलता है लाइफ का मतलब इट्स नथिंग बट अ ह्यूमन बीइंग की लाइफ है अनलेस कॉन्ट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द अदर कॉन्टेक्स्ट। ये लाइन क्या होती है? व्हाट इज मेंट बाय अनलेस द कॉन्टेक्स्ट, अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट? इसका सिंपल मतलब है अगर बीएनएस में कहीं पर भी इस लाइन के अगेंस्ट, इस लाइन के अलावा कुछ भी और मीनिंग दे रखा है ना, तब तो वो हो जाएगा। नहीं दे रखा है तो ये जो बोल रहे हैं हम वही होगा। अनलेस द कॉन्ट्री अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उसमें कुछ विपरीत मीनिंग निकल रहा है, तब तो हम वो मान लेंगे। अदरवाइज जो लाइफ का मीनिंग आपके डेफिनेशन क्लॉजेस में दे रखा है, हमेशा और हमेशा लाइफ का मीनिंग वही रहने वाला है। क्या है जिंदगी?
जिंदगी की खोज में पूरी जिंदगी अगर आप लगा दोगे, वो भी सच्चे मन से, तो हो सकता है कि आपको जिंदगी का सही मतलब समझ आ जाए, है ना। तो बढ़िया अपनी जिंदगी जियो अच्छे से, ग्रैटिट्यूड का भाव रखो लोगों के प्रति, ईश्वर के प्रति, और अच्छे इंटेंशन से अपना काम करते जाओ। हर फल आपको अच्छा मिलेगा अगर आपका इंटेंशन बहुत प्योर है तो, बिकॉज वी गेट व्हाट वी गिव, रिमेंबर दिस थिंग, है ना। लोकल लॉज कितना सही था पहले, लोकल लॉ, स्पेशल लॉ एकदम बाजू बाजू में दे रखा था, याद करना इजी हो जाता था, है ना। अब इन्होंने थोड़ा दूर कर दिया, खैर दूरी सबके लिए है, हमारे लिए अलग नहीं है। लोकल लॉ का मतलब क्या होता है? वही जो एक पर्टिकुलर इंडिया के पार्ट के लिए बना, राजस्थान रेंट कंट्रोल, राजस्थान एक्साइज एक्ट, राजस्थान पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट। मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लिए जो अप्लाई होता है वही किसकी कैटेगरी में आता है? लोकल लॉ की कैटेगरी में आता है। 19 इज मैन कौन होता है? मीन्स अ मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। मैन कौन होता है? मेल ह्यूमन बीइंग ऑफ एनी एज। वो 2 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 50 साल का, 100 साल का, 200 साल का, कोई भी जो मेल ह्यूमन बीइंग है। और एज कौन सी है? कोई भी एज हो सकती है। ओके, मंथ एंड ईयर बहुत बेसिक चीज है। क्लॉज 20 बोलता है मंथ एंड ईयर क्या होता है? वेरेवर द वर्ड मंथ और ईयर इज यूज्ड इट इज टू बी अंडरस्टूड दैट मंथ और ईयर इज टू बी रेकन्ड अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन कैलेंडर। याद आ रहा है कुछ सेक्शन कि नहीं आ रहा है? 21, 22, 23, 24 लिमिटेशन एक्ट, डायरेक्ट वहां से कनेक्ट कर सकते हैं हम। यस और नो? ग्रेगोरियन कैलेंडर वहां पे भी जिक्र कर रखा है। तो जो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईयर और मंथ दे रखा है वही आपका ईयर और मंथ होने वाला है। ठीक है जी। 21 में बोला मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। अब यहां देखना है कि नेगेटिव डेफिनेशन है कि पॉजिटिव। मैं बोलूंगी नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है, क्योंकि इन्होंने बोला इट इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहां तक पॉजिटिव डेफिनेशन है, लेकिन यहां इन्होंने नेगेटिव कर दिया एक्सेप्शन डाल के, क्योंकि अब इन्होंने एक्सेप्शन में बेटा जो कुछ भी मेंशन कर रखा है दिस इज नथिंग बट इमूवेबल प्रॉपर्टी। बोलता है इंक्लूड्स प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन, हर प्रकार की प्रॉपर्टी आपके मूवेबल प्रॉपर्टी में आएगी एक्सेप्ट 3। कौन कौन सी है? बोलता है लैंड, ठीक है, लैंड। दूसरा बोलता है थिंग्स अटैच टू अर्थ, ओके। फिर बोलता है परमानेंटली फास्टेंड टू व्हाट इज सो अटैच टू द अर्थ, जो धरती को अटैच है ना उसको परमानेंटली फास्टन कर दिया हमने। धरती को क्या अटैच हो सकता है? अटैच मतलब हमने अटैच किया है, ठीक है। मान लो पोल वगैरह है ना, हमने धरती में आर्टिफिशियली उसको डाला है, तो उस मामले में अब यहाँ पे उसमें हमने मान लो ऊपर लाइट लगा दी, वॉल्स थी हमने अटैच किया ना उसको अर्थ को, उसके ऊपर फैन वगैरह लगा दिया है, लाइट्स वगैरह लगा दी, फैन सॉरी सीलिंग पे लगती है, लाइट्स आपकी वॉल पे लगती है, विंडोज लगा दिया, डोर लगा दिया, तो ये सब के सब इमूवेबल में आ जाता है बिकॉज नाउ इट इज अटैच्ड। ये डेफिनेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगी? बोलो, ये डेफिनेशन आपको जनरल क्लॉजेज एक्ट में देखने को मिलेगी, जिसको हम हमेशा टीपी एक्ट के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि टीपी एक्ट में बोला ना इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, वहां पे भी नेगेटिव में बोलते हैं वहां मूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है, या मूवेबल प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा है। तो शब्दों का खेल बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि मेंस में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ नंबर। नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6 7, मैम यही तो नंबर होता है? ना 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 ना, ये इसकी बात नहीं कर रहा। सुनो, अनलेस द कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, जब तक कोई विपरीत मतलब ना दे दिया जाए। Words importing the singular number includes plural number. Word importing singular number includes plural number. वो वर्ड्स जिसमें सिंगुलर नंबर है उसमें प्लूरल नंबर्स होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स इंपोर्टिंग सिंगुलर नंबर, ऐसे कौन से वर्ड्स हो सकते हैं बेटा जो सिंगुलर नंबर है लेकिन उसमें प्लूरल आ सकता है? एग्जाम्पल मैन, ये क्या है? ये ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर नंबर बता रहा है, एक पर्सन के लिए, एक मैन, एक आदमी के लिए, मैं 1 मैन के लिए ये यूज करूंगी मैन। और सेकंड बोलता है वर्ड्स इंपोर्टिंग द प्लूरल नंबर इंक्लूड्स द सिंगुलर नंबर। नाम इसमें क्या? इसमें मैन लगाओ। अब ये कौन सा वर्ड हुआ? ये ऐसा वर्ड हुआ जो कि प्लूरल नंबर के रूप में है। दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स मोर देन 1, है ना। आदमी आदमियों, बहु बहुएं, स्त्री स्त्रियां, औरत औरतें, तो एक औरत के लिए वुमेन, MAN, एक से ज्यादा वुमेन। तो जब तक विपरीत मतलब ना हो उस मामले में वो वर्ड जो सिंगुलर है ना उसमें प्लूरल इंक्लूडेड होगा, और जो प्लूरल वर्ड होगा उसमें सिंगुलर वर्ड इंक्लूडेड होगा, जब तक कि कॉन्ट्ररी चीज आपको ऑलरेडी BNS में ना दे दी जाए।
अब कॉन्ट्ररी चीज बताऊं बीएनएस में, एग्जांपल ले लो गैंग रेप का एंड रेप के ऑफेंस का, वहां क्लियरली मैन वर्ड यूज किया है, मैन वर्ड यूज किया ना, लेकिन गैंग रेप पे उन्होंने स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया है वन और मोर देन वन, यस और नो, ठीक है। ओथ में क्या आता है, व्हाट इज ओथ? ओथ में दो एलिमेंट्स ध्यान रखना, एक बोला इंक्लूड्स सोलम अफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड, प्रतिस्थापित की गई है बाय लॉ फॉर एन ओथ। ओथ की जगह सोलम अफर्मेशन लेते हैं ना, आप अफर्म करते हो किसी चीज को, हाँ सर मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, कसम खा के बोलता हूँ, तो ये सारा क्या ये ओथ में आता है। या फिर कोई भी डिक्लेरेशन हो सकता है रिक्वायर्ड और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड, लॉ ऑथराइज कर सकता है आपको कि ये जो पर्टिकुलर आपको चीज है वो करनी है, या वो पर्टिकुलर डिक्लेरेशन आपको देना है। जैसे एफिडेविट्स वगैरह की जरूरत होती है, कहीं शपथ पत्र वगैरह की जरूरत है, तो लॉ ने बोला या कोई अथॉरिटी बोलते ना वी नीड दिस पर्टिकुलर डिक्लेरेशन फ्रॉम योर साइड, तब डिक्लेरेशन लेके आते हो। या फिर मान लो आप गैप सर्टिफिकेट्स वगैरह देते हो, है कि नहीं, आप सहमति पत्र देते हो, दीज ऑल आर योर ओथ बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ वेदर इन कोर्ट और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑफेंस क्या होता है। अब ये सारी काफी सारी चीजें जो इन्होंने एक्सेप्शन वगैरह में डाली है, इन्होंने बोला है एक्सेप्ट द चैप्टर एंड सेक्शन मेंशन्ड इन द क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। ये कौन सा क्लॉज एंड क्लॉज बी? ये वाला बेटा, ये इन दोनों के अलावा मैं बताता हूं व्हाट इज एन ऑफेंस। बोलता है द वर्ड ऑफेंस मींस एनीथिंग मेड पनिशेबल बाय दिस संहिता। बोलता है इस संहिता के लिए वो चीज ऑफेंस की कैटेगरी में आएगी जो कि यहां पर पनिशेबल है, जो कि क्या है, जो कि यहां पर पनिशेबल है। अब क्लॉज ए और क्लॉज बी में बेटा इन्होंने बहुत सारी चीजें और ऐड की है, जो कि आपको जब समय मिले तो जरूर पढ़ना, एक बार इसको गो थ्रू करना। इन्होंने ऑफेंस की कैटेगरी में इन पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर क्लॉज में इन्होंने बोला चैप्टर 3 एंड फॉलोइंग सेक्शन, ये जितने भी सेक्शन है उन मामले में ऑफेंस क्या होगा, पनिशेबल अंडर दिस संहिता और एनी अदर लॉ, स्पेशल लॉ। दैट मींस दीज स्पेसिफिक सेक्शंस के अंतर्गत ऑफेंस में वो भी आएगा जो इधर पनिशेबल है, ऑफेंस में वो भी आएगा जो कि ये सारे ऑफेंसेस किसी स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में पनिशेबल है। खत्म। क्लॉज बी क्या बोलता है, इन सबसेक्शन 1 ऑफ 189 और ये जितने भी सेक्शन हैं, वर्ड ऑफेंस में शैल हैव द सेम मीनिंग that when the act punishable under special law, local law is punishable under such law with an imprisonment for term of 6 months or more, whether with fine or not। तो ये जितने भी ऑफेंसेस की यहाँ लिस्ट दे रखी है ना, इस मामले में इन्होंने बोला इस मामले में ऑफेंसेस वो होंगे जो कि हमारे इस पर्टिकुलर एक्ट में तो पनिशेबल होंगे ही होंगे, साथ ही साथ आपके स्पेशल लॉ या लोकल लॉ में भी पनिशमेंट, लेकिन पनिशमेंट का एक क्राइटेरिया दे रखा है उन्होंने यहाँ पे पनिशमेंट बोला है विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 6 months और मोर, 6 महीने या 6 महीने से ज्यादा के जो भी आपके पनिशमेंट वाले हैं उन पर्टिकुलर केस में उनको हम ऑफेंस बोलेंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज ओमिशन। ओमिशन का मतलब क्या है, पर्सन का मतलब क्या है, पब्लिक का मतलब क्या है। यू रिमेंबर द वर्ड एक्ट, बेटा हमने वर्ड एक्ट पढ़ा था, फर्स्ट क्लॉज हमने बोला एक्ट क्या होता है। अब हम नेक्स्ट क्लॉज पे आए हैं एंड दैट इज योर क्लॉज 25। लिखो इसके साथ 2 का 1, क्योंकि 2 के 1 ने एक्ट बताया, तो एक्ट के साथ साथ ओमिशन भी हमको पता होना मांगता है। It denotes a series of omission as a single omission। जब मैंने आपको एक्ट की डेफिनेशन बताई तो मैंने बोला कि एक सीरीज ऑफ एक्ट भी एक सिंगल एक्ट में आएगा, चाहे एक चाटा मारा या चाहे 50 चाटे मारे, वो तो सीरीज ऑफ एक्ट में है ना, वो सीरीज ऑफ एक्ट है, धड़ 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 धड़, तो वो भी किस में आएगा, वो भी सिंगल एक्ट में आएगा। तो यहां पर भी एक बार एक निवाला नहीं खिलाया चाहे 50 निवाले नहीं खिलाए, वो आपके सिंगल ओमिशन में आएगा, इवन इफ इट इज अ सीरीज ऑफ ओमिशन, ठीक है। पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी, एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्संस वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट। पर्संस में कौन आएगा, वर्ड कैप करके याद रखना, कंपनी हो गया, एसोसिएशन हो गया या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो गया, बॉडी ऑफ सॉरी पर्संस, नॉट इंडिविजुअल नॉट इंडिविजुअल नॉट इंडिविजुअल, पर्सन पर्सन पर्सन, वो हमेशा पर्संस में आएगा। पब्लिक में कौन है, इंक्लूड एनी क्लास, कोई भी क्लास हो सकती है, या फिर क्लास किसकी, पब्लिक की या फिर किसी कम्युनिटी की। पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ पब्लिक और एनी कम्युनिटी। पब्लिक सर्वेंट, व्हाट इज अ पब्लिक सर्वेंट, खूब लंबी चौड़ी डेफिनेशन है पब्लिक सर्वेंट की, लगभग आपको 10-11 पॉइंटर्स इसमें दिखने वाले। इट सेज फर्स्ट, पहले जो है वो अमेंड हो चुका था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना, कुछ चीजें इसमें अमेंड हो चुकी थी, अब इन्होंने रिमूव कर दी, अब इन्होंने साफ सुथरा बैरेक्ट बना दिया। बीएनएस की सबसे खूबसूरती वाली बात ये, आपको एबीसीडी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमेंडमेंट्स याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इट सेज एवरी कमीशन्ड ऑफिसर इन आर्मी नेवी एयरफोर्स, ठीक है जी, तो आर्मी नेवी एयरफोर्स में हर एक कमीशन्ड ऑफिसर, फिर हमारे जजेस हैं, जज साहब भी किस में आएंगे, पब्लिक सर्वेंट में आएंगे।
ना सिर्फ इतना, एवरी ऑफिसर ऑफ कोर्ट भी आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आने वाला है। एंड ऑफिसर ऑफ कोर्ट में इन्होंने किसको किसको इंक्लूड किया, लिक्विडेटर, रिसीवर, कमिश्नर, जिनकी ड्यूटी क्या क्या है, ये सारी चीजें करना उनकी ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है मैम, जरा एक बार ड्यूटी मार्क करके बताओगे? क्यों नहीं बताएंगे? देखो इट सेज उनकी ड्यूटी है टू इन्वेस्टिगेट और रिपोर्ट ऑन एनी मैटर, कोई मामले को इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर रिपोर्ट तैयार करना। अगर ये काम रिसीवर, लिक्विडेटर का है या उस कमिश्नर का है तो वो पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी में आएगा। और क्या है, टू मेक, सेकेंड, टू मेक और ऑथेंटिकेट और कीप एनी डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करना, अपने पास रखना, अपने संरक्षण में रखना, वो भी किस में आएगा, ऑफिसर ऑफ कोर्ट की डेफिनेशन में आएगा। टू टेक अ चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, कोई चीज का चार्ज लेना या प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ करना, वो भी उसमें आएगा। फोर्थ, टू एग्जीक्यूट एनी जुडिशियल प्रोसेस, कोई जुडिशियल प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना भी उसमें आएगा। या टू एडमिनिस्टर ओथ, अरे भैया किसी को ओथ दिलाया तो ओथ दिलाने वाला भी पब्लिक सर्वेंट है। या टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के ऑर्डर को प्रिजर्व करना या उसको इंटरप्रेट करना, प्रिजर्व मतलब अपने पास रखना और उसको इंटरप्रेट करना, उसको आगे और ज्यादा अच्छे से ट्रांसलेट करना, उसको समझना। देखो ट्रांसलेट अलग होता है ना, इंटरप्रेट अलग होता है, ट्रांसलेट अलग होता है। इंटरप्रेट मीन्स टू डिराइव द मीनिंग, ट्रांसलेट मीन्स एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में स्विच करना। ओके, एंड एवरी पर्सन स्पेशली ऑथराइज्ड बाय द लॉ टू परफॉर्म द एनी ऑफ सच ड्यूटीज, जो ऊपर कोई भी ड्यूटीज दे रखी है, अगर कोई भी कोर्ट ने किसी को ऑथराइज किया, प्राधिकृत किया, तो वो भी किस में आएगा, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। डी बोलता है एवरी असेसर और मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग द कोर्ट और पब्लिक सर्वेंट, तो असेसर है या मेंबर ऑफ पंचायत है, अगर वो कोर्ट या पब्लिक सर्वेंट को असिस्ट कर रहा है तो वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में है। ई बोलता है आर्बिट्रेटर्स, आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या बेटा वो भी पर्सन हो सकता है जिसको कि कोर्ट ने मैटर रेफर किया है डिसीजन के लिए। लोक अदालत हो सकती है, लोक अदालत में मामला भेजा तो जो केस को सुन रहा है वो भी किस में आ जाएगा, वो भी आपके पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आ जाएगा। नेक्स्ट, एवरी पर्सन हु होल्ड्स एन ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। इसको मैं सरल भाषा में बोलूं ना बेटा, आप जेजे एक्ट से कनेक्ट कर सकते हो। किससे कनेक्ट कर सकते हो? जेजे एक्ट से, बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो जेजे एक्ट से, क्योंकि जेजे एक्ट में एक टर्मिनोलॉजी है फिट पर्सन। नाउ द बोर्ड में फाइंड एनी पर्सन एज फिट टू कीप द पर्टिकुलर पर्सन इन हिज कस्टडी। हो सकता है कोर्ट मुझे बोले मैम यू आर अ फिट पर्सन, प्लीज कीप दैट पर्सन इन योर कस्टडी। इफ आई एम ऑथराइज्ड टू कीप दैट पर्सन अंडर माय कन्फाइनमेंट, माय कस्टडी, आई विल बी कॉल्ड एज पब्लिक सर्वेंट। पर जरूरी है आई होल्ड दैट पर्टिकुलर ऑफिस बाय वर्च्यू दैट आई एम एम्पावर्ड टू कीप दैट पर्सन इन माय कन्फाइनमेंट। वो पर्सन किस हैसियत से उसको कन्फाइनमेंट में रख रहा है, क्योंकि सर हम वो पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, इसीलिए हम उसको कन्फाइनमेंट पे रख रहे हैं। सो फॉर दैट रीजन वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। जी, एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट द ऑफेंसेस, जिसकी ड्यूटी है ऑफेंसेस प्रिवेंट करना। हर वो ऑफिसर किस में आएगा, हर वो गवर्नमेंट का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है ऑफेंस को प्रिवेंट करना। इसको हम प्रिवेंटिव एक्शंस के साथ पढ़ सकते हैं जो आपकी सीआरपीसी में दे रखा है, बोलो हाँ कि ना। प्रिवेंटिव एक्शंस के साथ पढ़ सकते हैं, टू गिव द इंफॉर्मेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, रेलवेज, कम्युनिकेशन का ऐसा कुछ भी मामला है तो आपको वो ऑफेंसेस प्रोटेक्ट करने पड़ेंगे। हम ये चीज यहाँ ऐड कर सकते हैं, हुज ड्यूटी इट इज टू प्रिवेंट द ऑफेंस। पहली ड्यूटी मैम उसको ड्यूटी ऑफेंस प्रोटेक्ट करना है। मान लो ऑफेंस की कुछ जानकारी है तो वो इन्फॉर्मेशन दीजिए अपने सीनियर को, या फिर ऑफेंडर्स को जस्टिस तक लेकर आए। दैट मीन्स इंश्योर करो, केस वेस वगैरह फाइल करो और न्याय करो, या फिर टू प्रोटेक्ट दी पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। जिसका ये काम है वो भी किस में आएगा, वो भी पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा। एच बोलता है एवरी ऑफिसर्स हुज ड्यूटी इट इज, हर वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी क्या है, टू टेक, रिसीव, एक्सपेंड द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी। गवर्नमेंट की कोई प्रॉपर्टी है तो उसको एक्सपेंड करना है। सेकेंड, टू मेक एनी सर्वे असेसमेंट, सर्वे या असेसमेंट करवाना है, या फिर कोई रेवेन्यू प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, या कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, कोई रिपोर्ट बनानी है, या फिर ऑन एनी मैटर, किस पर रिपोर्ट बनानी है, जो कि पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट को इफेक्ट करता है, या किसी भी डॉक्यूमेंट को बेटा बनाना है, ऑथेंटिकेट करना है, या उसको एग्जीक्यूट करना है या अपने पास रखना है, और टू प्रिवेंट द इन्फ्रैक्शन ऑफ एनी लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पेक्यूनरी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पेक्यूनरी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ का इन्फ्रैक्शन, मतलब उस लॉ के अगेंस्ट इनकंसिस्टेंट होने वाली एक्ट को अगर प्रिवेंट करना है तो वो भी किसमें आएगा, पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आएगा।
आई बोलता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज टू टेक, कीप, रिसीव, एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी, टू मेक एनी सर्वे, असेसमेंट, लगभग सेम ही है, बस फर्क क्या है भैया, ये विलेज में हो रहा है, ये विलेज में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, और इधर कोई स्पेसिफिक नहीं दे रखा है, ठीक है। जे बोलता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ which he is empowered to prepare, publish, maintain और revise the electoral roll। जो भी बेटा इलेक्टोरल रोल बनाने के लिए, रिवाइज करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, पब्लिश करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ऑथोराइज है, या फिर हमारे इलेक्शन को कंडक्ट करने के लिए एम्पावर्ड है, वो पर्सन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। के अब इन्होंने ये बोला यहां पर जीएम ओंटारियो के केस में बेटा यही एलिमेंट्स आप पाओगे। जीएम ओंटारियो का केस आया था, उसमें बोला आप ये कैसे निर्धारित करेंगे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन में आता है। उन्होंने बोला डोंट वरी, देयर आर ओनली 2 पैरामीटर्स। आप वो पैरामीटर्स को ले लीजिए, आपको पता चल जाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है या नहीं आता है। पहला उन्होंने बोला आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट के पे में है या नहीं है। जीएम ओंटारियो का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले उन्होंने बोला आप ये देखिए कि वो गवर्नमेंट के पे या सर्विस में है या नहीं है। दूसरा, the duty which he is endowed with, is it a public duty? If it is a public duty, if he is performing that public duty, he is called as public servant। ठीक है, तो ये केस जरूर लिख के आए उसमें। हालांकि बहुत सारे और केसेस मिलेंगे जिसमें बोला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस भी जो है पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरीज में आते हैं। करुणानिधि का आपको केस दिख जाएगा, है ना। सीएम कैटेगरी में आते हैं नहीं आते हैं पब्लिक सर्वेंट के। एमएलएज एमपीज जो है वो पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं। उन्होंने बोला एवरी पर्सन जो कि सर्विस और पे में, किसके, गवर्नमेंट के सर्विस या पे में है, या रेन्यूमरेट किया जा रहा है उनको फीस या कमीशन फॉर द पर्पस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट। दूसरा उन्होंने क्या बोला, ठीक है मैम, या तो गवर्नमेंट के पे या सर्विस में, या किसके पे या सर्विस में, लोकल अथॉरिटी के पे या सर्विसेज में है, जो कि लोकल अथॉरिटी जनरल क्लॉजेज आज के सेक्शन नंबर 3 में डिफाइंड है, और अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और अंडर द सेंट्रल और स्टेट एक्ट और अ गवर्नमेंट कंपनी एज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इनके अंतर्गत कोई भी पे या सर्विस में है तो फिर हम क्या बोलेंगे, वो एक पब्लिक सर्वेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्लियर है। ओके, रीजन टू बिलीव क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय रीजन टू बिलीव। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन रोज मेरी ये क्लास आपको मिलती है उस दिन मान लो मेरी ये क्लास आपको नहीं मिली। नाउ यू हैव अ रीजन टू बिलीव, दैट मीन्स यू हैव अ ग्राउंड टू बिलीव कि आज मैम की क्लास नहीं आई, शायद मैम की तबीयत ठीक नहीं होगी, शायद इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा, शायद टीम ने ध्यान नहीं दिया होगा, टीम ने थोड़ी नेग्लिजेंस कर दी होगी। एक युक्ति आता है ना कि डेली आती है बेसिस पे, डेली बेसिस पे आ रही है, एक भी दिन चूक नहीं रहा, आज कैसे चूके। तो कुछ सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं अगर आपके पास कुछ चीज में बिलीव करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज रीजन टू बिलीव। अगर आपके पास सफिशिएंट कॉजेज हैं कोई पर्टिकुलर चीज में विश्वास रखने के लिए, हम बोलेंगे कि अब आपके पास रीजन है उस चीज में बिलीव करने का, दैट इज कॉल्ड एज रीजन टू बिलीव। A person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient causes है उसको in believing that thing but not otherwise। इसके अलावा और कुछ नहीं। Just like fraudulently की definition हमने पढ़ी थी, a person having an intent to defraud but not otherwise, वैसे के वैसे यहाँ पे reason to believe है। अब स्पेशल लॉ क्या होता है, वही जो कि लोकल लॉ में जैसे हमने पढ़ा था, वो एक पर्टिकुलर प्लेस के रिगार्डिंग था, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के रिगार्डिंग है। स्पेशल लॉ मीन्स अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कोई विषय विशेष के बारे में अगर कोई पर्टिकुलर लॉ है जिसमें आपका कैसे कौन कौन आ सकता है, पॉक्सो एक्ट आ सकता है, आपका प्रोहिबिशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट है, आपका SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है, आपका आर्म्स एक्ट हो गया है ना। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आएगी। इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन है, NI एक्ट हो चुका है, और आपका NDPS एक्ट हो गया है ना, प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट हो चुका है, चाइल्ड मैरिज एक्ट हो गया है। तो ये थोड़े स्पेशल लॉज हो गए। वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बेहतरीन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 31 डिफाइंस वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है। वो सिक्योरिटी जिसकी कोई वैल्यू है, जिससे पैसा बन सकता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी। हर चीज को वैल्यूएबल सिक्योरिटी होने से पहले क्या बनेगा, वो एक डॉक्यूमेंट जरूर बनेगा। वो क्या होगा, वो एक डॉक्यूमेंट होगा। मीन्स अ डॉक्यूमेंट विच इज और विच परपोर्ट्स टू बी डॉक्यूमेंट। या तो डॉक्यूमेंट है या डॉक्यूमेंट जैसा प्रतीत होता है, विच परपोर्ट्स टू बी। ठीक है, जिससे सुनना अच्छे से, जिससे कोई लीगल राइट या तो क्रिएट हो रही है, एक्सटेंड हो रही है, ट्रांसफर हो रही है, रिस्ट्रिक्ट हो रही है या एक्सटिंग्विश हो रही है। पॉइंट नंबर 1, अगर मैं आपको एक सेल डीड बना के दूं जिससे मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं, तो क्या हो गया, आपका राइट क्रिएट हो गया, मेरा राइट एक्सटिंग्विश हो गया। हम कोई पार्टनरशिप में थे, मैंने आपको
75% देते, 50-50 में थे, मैंने आपको 75% उसमें दे दिया, आपका राइट क्या हो गया, एक्सटेंड हो गया ना, यस और नो। तो वो डॉक्यूमेंट जिससे मैं आपको लीगल राइट का ये सब कुछ इफेक्ट दे रही हूं वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी होगी। या फिर एनी पर्सन एक्नॉलेजेस दैट ही लाइज अंडर सच लीगल लाइबिलिटी, या फिर कोई पर्सन एक्नॉलेज करे कि हाँ जी मैं ऐसे लीगल लाइबिलिटी के अंतर्गत हूं, मैं आपको रिस्पॉन्सिबल हूं मैम वो पैसा पे करने के लिए, और हैज नॉट सर्टन लीगल राइट्स, या फिर नो नो मैम मेरा तो कोई लीगल राइट नहीं है। वो एक्नॉलेज करता है कि या तो मेरा कोई लीगल राइट नहीं या फिर वाकई मैम मैं आपको लाइबल हूं कुछ पर्टिकुलर अमाउंट देने के लिए। ठीक है, वेसल का मतलब क्या होता है, वेसल मीन्स नथिंग, अ जलयान। क्या होता है, जलयान। सो व्हाट इज अ वेसल, इट मीन्स एनीथिंग मेड फॉर द कन्वेंस बाय वाटर और बाय ऑफ ह्यूमन बीइंग्स और प्रॉपर्टी। इसमें बहुत जरूरी है कि कन्वे होना चाहिए। कन्वे मीन्स कन्वेंस की बात कर रही हूं मैं, जो आप टीपी एक्ट में भी पढ़ते हो। कन्वेंस मीन ट्रांसफर होना चाहिए एक जगह से दूसरी जगह। कैसे होगा, बाय वाटर होगा, पानी के थ्रू होगा। तो करेंगे क्या कन्वेंस, किस चीज का कन्वेंस करें, एक जगह से दूसरी जगह क्या जा रहा है, या तो ह्यूमन बीइंग जा रहा है या फिर वो प्रॉपर्टी जा रही है, या तो ह्यूमन बीइंग जा रहा है या फिर प्रॉपर्टी जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉलंटरली। वॉलंटरी, आई एम टीचिंग ओवर हियर, आई एम टीचिंग वॉलंटरली। यू आर वॉचिंग दिस सेशन, यू आर वॉचिंग इट वॉलंटरली, स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से। किसी ने बोला आपको, घर वालों ने बोला ना मैम गवर्नमेंट जॉब चाहिए, है ना, नहीं, हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं कि हाँ मेरी मर्जी से आया हूं मैं। तो जब आपको पता है, दैट मीन्स यू हैव द नॉलेज और यू हैव अ रीजन टू बिलीव, या फिर आपका इंटेंशन है कि जो इफेक्ट आप दे रहे हैं वो आप खुद कर रहे हैं। दैट मीन्स अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरी। कोई भी इफेक्ट एक पर्सन के द्वारा वॉलंटरी किया जाना माना जाएगा when he causes it by means, जब वो ऐसे मीन्स से करे whereby he actually intended to do that, वो वाकई में इंटेंड करता था उस चीज को कॉज करना, या फिर उन मीन्स को इंप्लॉय करते वक्त एट द टाइम ऑफ इंप्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू कि इससे इफेक्ट होने वाला है, या फिर he had reason to believe कि उससे ये इफेक्ट होने वाला है, he had reason to believe that it is likely to cause it। अब बेटा ये माइक मेरे पास यहां लगा हुआ था, ठीक है, आपके हाथ में कैंची थी, अब आपको पता है कि मैं इस पे कैंची चला दूंगा तो कट जाएगा, आपने चला दी इस पे कैंची, तो while using that scissor you knew that it will be cut into two pieces, ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इस चीज की आपको जानकारी थी ना, या रीजन टू बिलीव भी था, 18 साल के व्यक्ति को पता ही होगा, ऑब्वियसली पता होगा, या फिर जानबूझ के आप ये इफेक्ट देना चाहते थे कि ये जो तार है दो हिस्सों में बट जाए, तो हम कहेंगे दैट वॉट एवर यू हैव डन इज वॉलंटरी। ठीक है, विल का मतलब क्या होता है, देयर आर टू वर्ड्स व्हिच आर यू आर गोइंग टू और व्हिच वी विल बी कवरिंग व्हाइल कवरिंग द ऑफेंस ऑफ रेप। एक होता है कंसेंट, एक होता है विल। कंसेंट और विल में फर्क क्या है, कंसेंट का सिंपल मतलब है सहमति, विल का मतलब है इच्छा। ये वो वाली विल नहीं है, ये वसीयत वाली विल है, और जो मैंने बोला है वो इच्छा वाली विल है। ठीक है, बराबर। तो विल मीन्स अ टेस्टामेंट्री डॉक्यूमेंट, जिससे एक पर्सन सहमति से अपनी संपत्ति किसी के नाम करना चाहता है विदाउट एनी कंसिडरेशन। वुमेन क्या होता है, कौन है महिला, जाहिर सी बात है महिला हमारे धरती की, कह सकते हैं कि प्रकृति का वो एक एलिमेंट है, इंग्रेडिएंट है, जिसके बिना प्रकृति अधूरी है, जिसके बिना हमारा नेचर शायद अधूरा है ना। Women means a female human being of any age, जैसे मेल में पढ़ा था वैसे के वैसे, जैसे हमने मैन में पढ़ा था वैसे के वैसे वुमेन में है। रॉन्गफुल गेन्स, रॉन्गफुल लॉस, पहले बेटा एक ही सेक्शन में डिफाइन थे, अभी अलग अलग हो गए। रॉन्गफुल गेन्स एंड रॉन्गफुल लॉस क्या है, रॉन्गफुली कुछ गेन करना। अगर आप मेरे पर्स में से, आई डोंट कीप अ पर्स, ओके, आप मेरे बैग में से हमारी इन 11 इन्फिनिटी की बुक्स लेके चले जाओ, आर यू एंटाइटल्ड टू दैट गेन्स? आप एंटाइटल्ड हो उस चीज को? नहीं नहीं मैम, तो क्यों लेके गए? तो जो लेके गए वो बेटा रॉन्गफुल गेन्स हुआ आपको। और वो बुक्स मैंने खरीदी, इन्फिनिटी के 11 बुक्स बकायदा पूरा पैसा देके पीडब्ल्यू से अगर मैंने खरीदी, जो कि मैंने नहीं खरीदी क्योंकि हम फैकल्टीज है, हमको मिलेगा एज अ गिफ्ट, ठीक है, तो आप वो 11 इन्फिनिटी की बुक्स मुझसे लेके गए हो,
बिना मेरी कंसेंट के आप जो लेके गए वो आपको रॉन्गफुल गेन्स हुआ है, गलत तरीके से कुछ आपने प्राप्त किया है। और जो मुझे लॉस क्या, वाज आई एंटाइटल्ड टू दैट लॉस? अगर मैंने खरीदी है तो नो, आई हैव पेड इट ना, आई वाज एंटाइटल्ड टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। मैं उस लॉस के थ्रू जा रही हूं जो कि मैं एंटाइटल्ड नहीं हूं, और आप वो गेन हासिल करके लेके गए हो जिसके लिए आप एंटाइटल्ड नहीं हो, आप अधिकारिता नहीं रखते उस चीज की। बस वही रॉन्गफुल गेन्स एंड रॉन्गफुल लॉस है। देखो टर्म क्या यूज कर रखा है, मींस गेन बाय अनलॉफुल मींस, अनलॉफुल मींस होना चाहिए, और यहां पर लॉस बाय अनलॉफुल मींस, यहां पे गेन हो रहा है और यहां पर लॉस हो रहा है। मींस गेन बाय अनलॉफुल मींस ऑफ प्रॉपर्टी टू विच द पर्सन गेनिंग इज नॉट लीगली एंटाइटल्ड। जो पर्सन गेन कर रहा है वो लीगली एंटाइटल्ड नहीं है इस चीज के लिए। एंड wrongful loss means loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled। जो पर्सन बेसिकली वो लॉस को सफर कर रहा है वो उस लॉस के लिए losing it legally entitled, that means the loss by unlawful means of the property to which person losing it is legally entitled। ध्यान रखना, वो लॉस को बेयर करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रखने के लिए एंटाइटल्ड है, वो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को रखने के लिए एंटाइटल्ड है। बेटा ये ध्यान रखना, मैं वो नुकसान क्यों झेलूं, मैं नुकसान झेलने के लिए थोड़ी ना एंटाइटल्ड हूं, मैं तो वो प्रॉपर्टी रखने के लिए एंटाइटल्ड हूं। अंडरस्टूड? सो दैट इज रॉन्गफुल लॉस एंड रॉन्गफुल गेन्स। एंड द लास्ट, और उसके बाद तो वर्ड्स वगैरह दे रखा है आपको, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली। कब बोलेंगे एक पर्सन ने रॉन्गफुली गेन्स कर लिया, रॉन्गफुली लूज कर लिया है? अ पर्सन इज सेड टू रॉन्गफुली गेन व्हेन द पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, जब वो अपने पास रॉन्गफुली रिटेन करके रखता है, एज वेल एज when the person acquires wrongfully, या तो हत्या ले या फिर अपने पास रिटेन करके रख ले, तो हम बोल देंगे ये wrongfully gain हो क्या एक पर्सन को। एंड wrongful loss कब बोलेंगे? when a person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of the property। आप मेरी 11 इंफिनिटी बुक्स लेके चले गए तो you're keeping me out of that my property, as well as इसमें क्या इंक्लूड होगा? the person is wrongfully deprived of that property, you are not letting me use my books, you are depriving me। You are depriving me means you are violating my right। तो वो हम कहेंगे कि अब यहां जाके मैम वाकई आपको रॉन्गफुल लॉस हुआ है, या यहां जाके बच्चे आपको रॉन्गफुल गेन्स हुआ है। एंड लास्ट, दैट इज योर क्लॉज नंबर 39, जो कहता है मैम ऐसा है कि अब आईपीसी या हर लॉ की एक सीमा है, कहां तक और कब कब किस सीमा तक हम हर एक शब्द को डिफाइन कहां कहां करते जाएंगे मैम, है कि नहीं? तो अब क्या किया जाए इस केस में? जो शब्द यहां डिफाइंड है, द वर्ड्स विच आर डिफाइंड है, तब तो उसका मीनिंग हम समझ लेंगे। बट व्हाट इन द केस द वर्ड्स आर नॉट डिफाइंड ओवर हियर, बट दे आर डिफाइंड अंडर सीआरपीसी, दैट इज बीएनएसएस, और दे आर डिफाइंड अंडर आईटी एक्ट, तो फिर वही मीनिंग समझ लेंगे। और ये आपका क्लॉज 39 कहना चाहता है। वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियर, यहां पे यूज्ड है, बट नॉट डिफाइंड इन दिस संहिता। यूज तो किए गए हैं बट संहिता में, दैट इज बीएनएस में डिफाइंड नहीं है, बट दे आर डिफाइंड अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ध्यान रखना, एक्ट का नाम साफ साफ शब्दों में पूछ लिया जाएगा, कौन कौन से एक्ट को इन्होंने रेफर किया क्लॉज 39 में। आईटी एक्ट 2000 एंड दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, बीएनएस 2023 में भी अगर ये चीज है, shall have the meaning respectively assigned to them in that act and संहिता। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में जो वर्ड डिफाइंड है और जो आपके संहिता में, दैट इज बीएनएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जो वर्ड डिफाइंड है, हम उसको मान लेंगे। ठीक है जी। सो उम्मीद करती हूँ कि आज जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी है आपने बहुत अच्छे से समझी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मैं चाहूंगी, जो भी स्टूडेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट इस सीरीज को देख रहे हैं और ये ना समझें कि मैं कहीं से बैच लूंगा तो ही वो चीज करूंगा। क्यों करूंगा? फिर ये सेशन क्यों देख रहे हो? मेहनत करो बेटा। इट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी टू परचेज एनी बैच। मैं फिर से बता दूं, बैच के अलावा भी यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें करा रहे हैं। बैच वो स्टूडेंट ले जो कंसिस्टेंसी इंश्योर करवाना चाहता है। बैच वो स्टूडेंट्स ले जो 1-to-1 अपने टीचर से मेंटरशिप चाहता है, जो 1-to-1 अपने इन डेप्थ डाउट सॉल्व करवाना चाहता है। बैच वो स्टूडेंट ले जो कि इवैल्यूएशन चाहता है अपना उस प्रिपरेशन के बाद। बैच वो स्टूडेंट्स ले जिनको पता है कि थ्रू आउट आवर प्रिपरेशन हमारी टीम का सपोर्ट रहेगा हमारे साथ। बैच इन सारी चीजों के लिए मदद करता है। लेकिन ये सारी चीजें अगर आप अपने लेवल पर, खुद के लेवल पर मैनेज कर पाते हैं तो बाकी यहाँ पे जो कुछ भी पढ़ रही है, मैं कहूँ और कोई भी टीचर आपको किसी भी तरीके से पढ़ा रहा है एग्जॉस्टिव वे में, आपको पेरेंट की अच्छी से अंडरस्टैंडिंग करवा रहा है, तो यू शुड ऑन योर लेवल डू सम एक्स्ट्रा एफर्ट्स जिससे कि आपकी प्रिपरेशन एग्जॉस्टिव हो जाए और आपको कोई सोर्स पर रिलाई करने की जरूरत न पड़े। आप एक काम करेंगे, आज आपका होमवर्क ये पब्लिक सर्वेंट
कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी है बेटा, उसके सारे केस लॉज लिखेंगे। केस लॉज 2 पॉइंट से लिखने हैं आपको, कोई भी मेजर या माइनर लॉ है। एक है प्री में कुछ भी केस लॉ आ सकता है, ध्यान रखना, प्री में कोई भी केस लॉ आ सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। डिपेंड्स, लैंडमार्क हो सकता है, रिसेंट हो सकता है, वो आपको एक एम्बिट में रहते हुए तो स्कोप में रहते हुए तो आपको पढ़ना ही है। और दूसरा, आपको मेंस पर्सपेक्टिव से हर टॉपिक के मेजर, अगर मैं मेजर सब्जेक्ट्स की बात करूं तो बड़े बड़े टॉपिक से कम 4 से 5 केसेस अपने निकाल के रख लो, और आपको पता रहेगा कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास थेफ्ट का कोई भी क्वेश्चन आया या कल्पेबल होमिसाइड या मर्डर का केस आया तो मैं ये 4 केसेस ही लिख के आऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं लिख के आऊंगा। और वो एकदम टॉप नॉच केसेस आप लिख के रखो अपने पास, क्योंकि मेंस में आपके पास यू हैव फिल्टर, मुझे कौन सा केस लिखना है, कौन सा लिखना है। लेकिन प्री में यू डोंट हैव एनी फिल्टर, वहां तो बेटा कुछ भी पूछ लिया जाएगा। फिर तैयारी करके रखो ना, बनाओ अच्छे बढ़िया नोट्स बनाओ। और मैं हर स्टूडेंट को बोलती हूँ कि नोट्स बनाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नोट्स बना के रखोगे बेटा तो उससे फायदा यह होगा कि लास्ट मोमेंट पे आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज इफ यू डू नॉट हैव अ प्रॉपर सोर्स, एग्जॉस्टिव सोर्स अगर आपके पास नहीं है तो चांसेस है कि फिर आप रिवीजन के टाइम पे डिफिकल्टी महसूस कर सकते हैं। इसलिए ऑलवेज इंश्योर दैट यू हैव वन गुड सोर्स, और वो गुड सोर्स आपके खुद के नोट्स के अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता है। सो आई होप कि आपको इस सेशन बहुत पसंद आया होगा। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। और एक मिनट, इस सेशन की पीडीएफ पाने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिक्वेस्ट कर दूं, पीडब्ल्यू ऐप पर जाएंगे और पीडब्ल्यू ऐप से इस पर्टिकुलर बैच को एनरोल करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 बाय शिवानी मैम, वहां पर फ्री बैच है, उस बैच को एनरोल करें, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, बैच का और जो फीचर है वो भी ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप इन सेशंस को भी वहां देख सकते हैं, जितनी भी वैलिडिटी पीरियड आपको वहां दे रखी है उस वैलिडिटी पीरियड तक आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद शायद आपको वो एक्सेस रिमूव हो जाएगा, लेकिन ये यूट्यूब पे कंप्लीट प्लेलिस्ट ऐसे के ऐसे पड़ी रहेगी। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड इन टुडेज सेशन। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस सेशन। वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन थैंक यू सो मच।